तो कल की क्लास में हमने स्टार्ट करा था, जो कुछ न्यूमेरिकल करे थे हमने, ठीक है। जो कल की क्लास थी थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कराए थे मैंने और ये बताया था आपको कि अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उस टाइम आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होगा, ठीक है। कल ये बात हुई थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा हुआ है तो उस टाइम आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या इफेक्ट होगा, क्या इसमें फोर्स लगेगा या इसका कुछ चीज चेंज होगा या इसमें एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा, ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ से आपको बताया था कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, ये क्या है मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मैं ई से शो कर रहा हूँ, ठीक है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं तो हो ये रहा है कि इस डाइपोल में दो छोटे छोटे चार्ज थे, एक चार्ज ये एक चार्ज ये, ठीक है ना। इस चार्ज पे जो साइन है वो कैसा है, पॉजिटिव, इस चार्ज पे साइन है नेगेटिव। और आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट हम देखते थे या डाइपोल हम जब देखते थे तो डाइपोल में जो आपके दो चार्जेस हैं, डाइपोल में आपके जो दो चार्जेस हैं उन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है एंड नेचर दोनों का अपोजिट है। अब मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था अगर आप देखें कि इस पॉजिटिव चार्ज को आप अगर देखोगे, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो हमेशा किसी भी चार्ज बॉडी को अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट करेगा जो कि इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑन दैट बॉडी। तो इस पे चार्ज कितना है Q, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारी E, तो इस वाले चार्ज पे फोर्स कितना लग जाएगा F, और यहाँ पर मैंने उसको बोल दिया F1, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बोला एक चार्ज नीचे भी रखा हुआ है, इस चार्ज में जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो Q है और इसका जो साइन है वो माइनस है, यानी ये कौन सा वाला चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये कैसा चार्ज है, ये है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इतनी बात सब बच्चों को क्लियर थी। अब अगर नेगेटिव चार्ज को अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो उस पर भी फोर्स लगेगा कि चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी चार्ज बॉडी को रखूंगा तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, हो सकता है वो अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है वो रिपल्शन फोर्स हो, पर हमेशा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है ना। इतनी बात सब बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए। अब आपको दिख रहा है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें फोर्स कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि अगर आपको इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में नेट इलेक्ट्रिक फोर्स या नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकालनी है कि इस डाइपोल में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो मैंने वो निकाला था। तो जो मेरा कितना आया था, F net इक्वल्स टू F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू कितनी थी, EQ, और जो F2 की वैल्यू थी वो थी माइनस EQ, क्योंकि नेगेटिव साइन है Q का। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और आपको दिख भी रहा है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल, यानी आपका F net की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात सब बच्चों को एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद मैंने बोला अगर इस पे फोर्स लग रहा है पर तभी भी जो उसका नेट फोर्स है इलेक्ट्रिक डाइपोल में वो तो 0 है, यानी क्या डाइपोल मोमेंट पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे। पर जब मैंने ये देखा कि अगर दो फोर्स आपके पास ऐसे मिल रहे हैं जो इनके कॉर्नर्स पे ऐसे लग रहे हैं, है ना, या साइड में एक फोर्स इसमें लग रहा है एक फोर्स इसमें लग रहा है, जब मैं ऐसा कुछ देखता हूं तो मुझे ये लग रहा है ये सेम वैसी तो फील हो रहा है जैसे मैं गाड़ी का जो व्हील जो होता है उसको घुमाता हूँ, तो वही तो है ये। उसमें भी क्या करता हूँ मैं, कॉर्नर से फोर्स लगाता हूँ, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, सेम ऐसी तो होता है। ये व्हील तो है, गाड़ी का व्हील बना दो यहाँ पर, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी कि अब फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा बॉडी का, जो कि आपका जो ये वाला जो व्हील होता है वो डिस्प्लेस थोड़ी करता है, वो जहां पर फिक्स रहता है वहीं पे फिक्स रहता है।
पर क्या होता है, इसके वजह से व्हील आपका रोटेट करना स्टार्ट कर जाता है, व्हील आपका रोटेट करना स्टार्ट कर जाता है, यानी इस पे क्या लगना स्टार्ट हो जाता है, टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाता है। जब भी आपको ऐसा दिखे कि दो फोर्स आपको दिख रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको सेम नजर आ रहा है और जो दोनों की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है। अब अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, दिख रहा होगा सबको, मतलब लाइन ऑफ एक्शन के पे कहीं पे भी इस क्या ना वेक्टर को आप शो कर सकते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन। और इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है और लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इसमें देखो इतना डिफरेंस आ रहा है, तो इस टाइम पे अगर ये सेम बॉडी पे एक्ट कर रही हैं तो ये टॉर्क जनरेट करेंगी। क्या जनरेट करेंगी, टॉर्क जनरेट करेंगी। अगर एक बॉडी पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है और लाइन ऑफ एक्शन दोनों का अलग अलग है, एक दूसरे पे नहीं है लाइन ऑफ एक्शन, तो उस टाइम पे आपका क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। एफ नेट की वैल्यू तो क्या रहेगी, 0 रहेगी, पर इसमें टॉर्क जरूर एक्ट करेगा। और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है सब बच्चे जानते हैं, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस टाइम मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां ले ली थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी ली थी मैंने, यहां से यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली थी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मैंने क्या करा था कि मैं इसको फाइंड कैसे कर सकता हूं, तो मैंने ये ट्राइंगल ले लिया था, ये ट्राइंगल मैंने नीचे बना दिया था। तो ये ट्राइंगल कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है ट्राइंगल, इसमें ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2a। इस 2a को क्या बोलते हैं हम, लेंथ ऑफ डाइपोल, और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर p की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इस परपेंडिकुलर p की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको पता है कि मैंने रेशियो लगा दिया साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 2a। तो आपको पता लग गया कि परपेंडिकुलर की वैल्यू p इक्वल्स टू 2a साइन थीटा आ गई। अब मैंने क्या करा, फोर्स की वैल्यू मैं QE जानता था और p की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट कर दी, तो मेरा जो टाउ आ गया कितना आया, PE साइन थीटा, ठीक है। p कहाँ से आ गया, यहाँ पर p आने का तरीका Q इंटू 2a अगर आप कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, p आ जाएगा, E यहाँ पर था, साइन थीटा यहाँ पर था। अब मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर आपके पास गिवन है, उनके बीच में अगर एंगल थीटा है और अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला कितना होता था, AB साइन थीटा। तो मैंने यही बोला, अगर ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और साइन थीटा आपके पास आ रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि दो क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा। यानी अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं तो मैं इसको भी तो ये लिख सकता हूं, तो वैसे ही मैंने इसको ये लिख दिया है। तो अब मेरा जो फाइनल आंसर आया वो आया टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E, ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब इसके बाद मैंने बोला कि मैंने नोट पॉइंट लिखा दिया था, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप रखेंगे तो उस पे नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा, जबकि उस पे एक टॉर्क एक्ट करेगा और उस टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, P क्रॉस E, ठीक है ना, P क्रॉस E, इतना आपको दिख रहा था। इसके बाद मैं गया था न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी सा था, जिसपे आपको क्या निकालना था, डाइपोल मूवमेंट निकालना था, और सॉरी टॉर्क निकालना था, तो टॉर्क आपने निकाल दिया था। ये डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई बताने वाली बात थी नहीं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे। इस सेकंड वाले क्वेश्चन की मेन जान ये थी कि आपको एक बार इस क्वेश्चन को ढंग से समझना था। इस क्वेश्चन में मैंने ये बोला था कि आपके पास दो चार्ज रखे हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड दोनों का क्या, दोनों का नेचर भी क्या है, एकदम सेम है, दोनों का नेचर भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। और मैंने क्या करा, इनकी बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली कि इसके बीच की डिस्टेंस मान लो कि r होगी, और मैं क्या कर रहा हूँ, इनके बीच में एक पॉइंट ले रहा हूँ जहां पर मैंने ये छोटा सा चार्ज -q प्लेस्ड कर दिया है, ठीक है। अब मेरे से ये पूछ रहा है कि इस -q चार्ज की प्लेसमेंट क्या होगी, यानी ये मेरे को इसकी पोजीशन बता दें कि इस -q चार्ज को मैं कहां पर रखूं कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। जिस बच्चे को कल ये बात समझ नहीं आई थी, आज ढंग से समझ आएगा, आराम से सुनते जाना,
ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इस छोटे से चार्ज को मैं कहां पर रख दूं कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। किसमें आ जाए? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब यहाँ पर समझना कि अगर मैं यहाँ पर इस पे फोर्स चेक करूंगा तो जितना फोर्स इधर लग रहा होगा इतना फोर्स इधर लग रहा होगा, यानी इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? एस नेट कितना होगा इसका? 0 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ लेना, नेट डिस्प्लेसमेंट 0, यानी कि पूरा सिस्टम किसमें होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। अब मैंने क्या करा था? अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में यानी F1 इक्वल्स टू F2 करा था, जैसे ही मैंने ये करा था इसकी वजह से मेरे पास क्या आ गई थी? जो मेरी पोजीशन आ गई थी कि अगर मैं छोटे से चार्ज माइनस क्यू को एकदम मिडिल में रख दूं, मिडिल का मतलब अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर आपकी x है, तो यानी x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? R/2। अगर ये R/2 है तो ये डिस्टेंस भी एकदम सेम होगी, यानी ये भी कितना हो जाएगा? R/2। ये आपको फर्स्ट समझ आ गया था कल सब बच्चों को, ठीक है। इसके बाद इसका जो सेकंड केस था, तो सेकंड केस में आपको ये पूछा गया है कि जो आपने ये -q छोटा सा चार्ज रखा है, जो आपने ये छोटा सा चार्ज रखा है, क्या आप इसका मैग्नीट्यूड भी मुझे बता सकते हैं? देखो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट पोजीशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ q विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम, यानी वो कौन सी पोजीशन होगी इस छोटे से चार्ज की और कौन सी वैल्यू होगी इस छोटे से चार्ज की। तो पोजीशन तो मैंने बता दी कि मिडिल में हो गई। अब यहाँ पर मुझे क्या बताना है कि वैल्यू कितनी होगी इस -q चार्ज की, ठीक है। तो जो छोटा सा चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब वैल्यू कैसे बताएंगे इसको, तो जरा देख लो यहाँ पर। अब मैंने क्या बताया कि एक कंडीशन आपको दी हुई है कि आपका सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। किसमें आपका सिस्टम? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब एक चीज सुन लेना, इक्विलिब्रियम कंडीशन दो तरीके से फॉलो हम कर सकते हैं। कैसे कैसे फॉलो कर सकते हैं? एक तो मैंने देख लिया, इस चार्ज पे देख लिया कि अगर इस चार्ज का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, यानी जितना फोर्स इधर लगे उतना फोर्स इधर लग जाए, तो यानी कि मेरा सिस्टम किस में हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरी बात सुनना कि दूसरा तरीका भी है क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का? हाँ, दूसरा तरीका भी है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का। कैसा? आप इनमें से, इन दो बड़े चार्ज में से एक चार्ज को आप ले लें। क्या करें? इन दो बड़े चार्ज में से एक चार्ज को उठा लें और उस चार्ज पे आप चेक कर लें कि बचे हुए दो चार्जेस के वजह से उस चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है। कि बचे हुए दो चार्ज के वजह से, मान लो मैंने क्या करा, सबसे पहले इस बी चार्ज को मैंने ले लिया, जो बी पॉइंट पे चार्ज रखा है मैंने उसको ले लिया। अब मैं ये बता रहा हूं कि जो बचे हुए दो चार्ज की वजह से इस बी पॉइंट वाले चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, ये मैं पता करूंगा। तो देखो क्या करना है, मैं ये देख पा रहा हूं कि जो मेरा -q चार्ज है, मतलब नेगेटिव चार्ज है मेरा, और नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, यानी इसके वजह से फोर्स ऐसा लगेगा। जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसके वजह से फोर्स कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा। अब आप देख सकते हैं, अगर ये दो फोर्सेस की वैल्यू इक्वल हो जाए तो इक्वल एंड अपोजिट, यानी एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगी। अगर ऐसा भी हो रहा है तो इस वाले का भी नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और तब भी हम क्या बोलेंगे कि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? यस सर। एकदम समझ में आ गई है। जिन बच्चों को कल जरा सा डाउट था तो समझ लो, मैंने क्या करा, एक चार्ज इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन ली, एक चार्ज मैंने उठा लिया और उस चार्ज पे मैंने बचे हुए जो चार्जेस हैं उनके वजह से फोर्स देख लिया। ये नेगेटिव चार्ज, इसके वजह से फोर्स इधर इस तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से फोर्स इस तरफ। अगर ये F1 और F2 की वैल्यू सेम आ जाए तो यानी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो तब भी हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तभी मैंने यहाँ पर देखो क्या लिया था, ये जो F1 और F2 की जगह लिया था, ठीक है। तो जिस बच्चे को कल ये समझ नहीं आया था कि F1 और F2 की जगह मैंने ये और ये क्यों ले लिया था, तो अब क्लियर बात समझ में आ रही है? हाँ या नहीं? अब क्लियर बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? जॉनी, कोई प्रॉब्लम है? जॉनी जल्दी बताओ। नो सर। ठीक है, इतना टाइम लगाते हो तुम यस सर बोलने में, क्या बात? ठीक है। और ये क्वेश्चन एक है, आज मैंने ये होमवर्क के लिए तुम्हें दिया हुआ है,
ठीक है, ये क्वेश्चन कल करके बताना मुझे, ठीक है, आज होमवर्क है तुम्हारा ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन खुद बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप की क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आज की पूरी कहानी के ऊपर कि आज क्या बात होगी, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में अब क्या कहानी बची हुई है। तो अब इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉस लॉ, ठीक है। तो अब गॉस लॉ का हमारा चीजें स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब गॉस लॉ की चीजें अगर स्टार्ट हो चुकी है तो गॉस लॉ स्टार्ट कैसा होगा, क्या क्या चीज पढ़ेंगे, तो ये समझना। मैंने बताया था आपको, जिस बच्चे को नहीं पता, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली जो पूरी यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली जो पूरी यूनिट है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, एक दिन मैंने पहले बताया था। कौन कौन से पार्ट में, एक तो आपके पास आ गया था जो जिसमें आपने चार्जेस के बारे में पढ़ा, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स आपने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है, इतनी बात सबको पता रहेगी। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा गॉस लॉ, गॉस लॉ। और इसके बाद जो थर्ड चैप्टर आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, पोटेंशियल। और फोर्थ चैप्टर जो आपके पास आएगा उसका नाम है कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये 4 चैप्टर में से पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, सेकंड चैप्टर आपका चल रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत सारी बुक में भी यही है, बहुत सारी अलग अलग बुक में ये नहीं है, ठीक है ना। जैसे एनसीईआरटी में ये पहले 2 चैप्टर खत्म करके तब आपकी पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर ये सेकंड यूनिट में। तो सबका तरीका अलग अलग है, पढ़ना सबको सारे के सारे टॉपिक है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद चलते हैं, गॉस लॉ पढ़ने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी जिसका नाम है एरिया वेक्टर, ठीक है, समझ लेना। हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एक चीज को जिसका नाम है, या एक क्वांटिटी को पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है एरिया वेक्टर, ठीक है। अब ये एरिया वेक्टर क्या है, तो जरा देख लेना कि ये एरिया वेक्टर की कहानी क्या है। तो एरिया वेक्टर की कहानी थोड़ी बहुत ये है कि जैसे आपने बचपन में मैथ्स में पढ़ा था, जैसे किसी का भी एरिया, जैसे ट्राइंगल का एरिया आपने पढ़ा था, ट्राइंगल का एरिया आपने पढ़ा था, रेक्टेंगल का एरिया आपने पढ़ा था, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके पास स्क्वायर है, इसका एरिया आपने पढ़ा था, ठीक है। और भी जितनी ज्योमेट्री है, सर्कल है, सर्कल का एरिया आपने पढ़ा था। तो जो भी चीज आपने पढ़ी थी, स्फीयर पढ़ा था, स्फीयर का एरिया, ठीक है ना। तो आपने जितनी भी सारी क्वांटिटी पढ़ी थी सबका एरिया निकाला था मैथमेटिक्स में, ठीक है। पर मैथमेटिक्स में जब आप एरिया निकालते थे तो एरिया को आप एज अ स्केलर यूज करते थे। कैसा करते थे, एज अ स्केलर क्वांटिटी यूज करते थे। जब भी मैथमेटिक्स में आप किसी भी ज्योमेट्री का एरिया निकालते थे तो एरिया को आप स्केलर क्वांटिटी एज्यूम करते थे। पर जब आप अब गॉस लॉ पढ़ने से पहले या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये एरिया वेक्टर की कहानी से पढ़नी पड़ेगी कि एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम स्केलर फॉर्म में भी नोट करते हैं, या इसका एक स्केलर फॉर्म भी होता है और एक वेक्टर फॉर्म भी होता है। अब वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म कहाँ लेंगे, जहां जहां हमारी एप्लीकेशन आएगी। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से हमें क्या लेना पड़ेगा, एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इतनी बात सब बच्चों को समझ आ रही होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बड़े से एरिया का एक छोटा सा एलिमेंट मैं ले रहा हूं, जिसको मैंने बोल दिया एरिया का मैं एक छोटा सा एलिमेंट यहां बना देता हूं, देखो, ठीक है, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट एरिया का यहां पर बना दिया है। दिख रहा होगा सब बच्चों को, हाँ या नहीं, ठीक है, सब बच्चों को ये एरिया का एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। इस छोटे से एलिमेंट को मैंने क्या बोल दिया, दिख बड़ा रहा है क्योंकि मैंने इसको जूम कर दिया है, ठीक है। अब कोई बोलना मत कि तो बड़ा सा है, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने क्या कर दिया है, इसको जूम करके तब बनाया है। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जो छोटा सा एलिमेंट आपको दिख रहा है ये किसी सरफेस, बहुत बड़े सरफेस का एक छोटा सा पार्ट है। इसको मैंने मान लो बोल दिया ds, क्या बोल दिया मैंने, इसको ds बोल दिया, ठीक है। ds यानी एस सरफेस है, सरफेस का एरिया को मैंने एस बोला है। तो छोटे से सरफेस के एलिमेंट के एरिया को मैं क्या बोलूंगा, ds बोलूंगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। पर मैं रिप्रेजेंट किसको कर रहा हूँ, एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लिख देता हूँ, नहीं तो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, एरिया, एरिया इक्वल्स टू कितना, ds, ठीक है। इतना सब बच्चों को समझ आ रहा होगा। अब इसका एरिया निकालने का तरीका आप जानते हैं, अगर ये स्क्वायर होगा तो स्क्वायर फॉर्म में, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल फॉर्म में, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो आप एरिया का फॉर्मूला आराम से सबके लिए जानते हैं और एरिया का फॉर्मूला आप आराम से
एरिया का फॉर्मूला आप आराम से इसमें लगा दोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मूले की बात तो बिल्कुल नहीं हो रही है, ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं सब क्वांटिटी के लिए, जिसकी ज्योमेट्री के लिए आप ज्यादातर सब की वैल्यू आप जानते हैं कि किसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब मैंने क्या, छोटा सा एलिमेंट आपने लिया, इस एलिमेंट का एरिया मान लो कि ds है, ठीक है। तो अभी मैंने बोला कि अगर आपको इस छोटे से एलिमेंट को एज अ एरिया वेक्टर शो करना है तो आप कैसे शो कर पाएंगे। तो इसको शो करने का तरीका ये है कि अगर आपकी एरिया वेक्टर क्वांटिटी आप मान रहे हो अगर एरिया को, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड तो आप आराम से निकाल देंगे, जो ds की वैल्यू होगी, मान लो कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया आप जानते हैं, मान लो कि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं। तो वो आप किसकी बात बता रहे हैं, वो आप बता रहे हैं मैग्नीट्यूड की बात, कि मैग्नीट्यूड सर मैं निकाल लूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फॉर्मूला लगाऊंगा मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब बात ये हो रही कि इसके अगर मैग्नीट्यूड तो समझ आ गया, पर अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो होगा, साथ में इसके साथ क्या होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड तो होगा, साथ में इसकी क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है किसमें, वेक्टर क्वांटिटी में। तो मैग्नीट्यूड मैं जान चुका हूं कैसे निकालूंगा, अब डायरेक्शन की बात होगी कि डायरेक्शन कैसे निकलेगी। तो डायरेक्शन अगर हम इसमें देखें तो आप ये जरा देखना इसको, कि अगर वेक्टर क्वांटिटी एरिया वेक्टर की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कहाँ होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है हमेशा, ठीक है। और इसको हम शो करते हैं एन कैप से। किसे शो करते हैं, एन कैप से, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि एरिया वेक्टर of this small element इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ds वेक्टर, ठीक है ना। ds वेक्टर हो जाएगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास, ठीक है। अगर ये ds है तो इस ds को शो करने का तरीका हमारा अलग अलग हो सकता है। जैसे ds को कैसे लिख सकता हूं मैं, इस ds को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ds वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। क्या होगी, इसके पास डायरेक्शन भी होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं शो कर सकता हूं किसको, वेक्टर क्वांटिटी को। कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। समझ आ रही है बात सब बच्चों को, हाँ या नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, एरिया वेक्टर हो गया। एक चीज हमेशा ख्याल रखना, एक चीज का हमेशा ख्याल रखना कि जो वेक्टर क्वांटिटी होगी कौन सी वाली, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा डिफाइंड रहती है। वो हमेशा क्या होती है, जो भी आपका सरफेस होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, तुम्हारी मर्जी, जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके हिसाब से देख लेना। तो पर हमेशा क्या होगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, कौन, एरिया वेक्टर, ठीक है। और इसको शो करने का तरीका एन वेक्टर से, एन कैप से मैं इसको शो करता हूं इसकी डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एरिया वेक्टर। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है एरिया वेक्टर की कहानी? ठीक है। तो एरिया वेक्टर की कहानी एकदम बहुत बड़ी है नहीं, बहुत इजी सी थोड़ी सी कहानी है। अब अगर एरिया वेक्टर सब जान चुके हैं तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में आपने सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है, कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या है, चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। चार्जेस के वजह से किसी रीजन में क्या बनता है, तो उसके बाद आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी चार्जेस के वजह से क्या बनता है, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो इसके बाद आपने किसके बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो कैसे करते थे, तो इसके बाद आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या पढ़ा था आपने इसके बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। किसके बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं बना दूं तो क्या हो जाएगा, मेरा शो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी रीजन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता हूं यानी कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ ली थी, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए इनकी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, हम इनको ड्रॉ कैसे करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ चुकी थी। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं जो शो करता हूँ वो शो करता हूँ फाई से,
इसको क्या बोलते हैं हम, फाई, क्या बोलते हैं इसको हम, फाई, ठीक है। इस साइन का नाम है फाई, और फाई से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। किसके रिप्रेजेंट करता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करते हैं जरा देख लो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the surface in a direction normal to the surface. नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। तो ये बात आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास बहुत सारी लाइंस हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, आपके पास बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो किसी सरफेस से क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, एक सरफेस से पास हो रही हैं। और पास कैसे हो रही हैं, उनके डायरेक्शन के नॉर्मल में हो रही है। पास किधर हो रही है, नॉर्मल डायरेक्शन में अगर पास हो रही हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। समझ आ रही है बात, हाँ या नहीं, जल्दी बताएं, हाँ या नहीं, जल्दी बताएं, ठीक है। तो अगर आपके पास बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो किसी सरफेस से होके गुजर रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ बना भी देता हूँ, कोई एक मैं सरफेस बना देता हूँ, ठीक है। ये सरफेस मैंने बनाया, इससे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सारी पास हो रही हैं, जैसे ये, ठीक है, दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये परपेंडिकुलरली ऐसे पास हो रही हैं तो मैं क्या बोलूंगा, इन सारी लाइन को मैं मेल जोड़ के क्या बोल दूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल दूंगा। अलग अलग मैं बोलूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलूंगा, और सबको अगर कंबाइन करके बोल दूं तो क्या बोल दूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल दूंगा। सबको कंबाइन करके क्या बोल दूंगा, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल दूंगा, जिसको हम रिप्रेजेंट यहाँ पर मैं ई से कर देता हूँ इसको रिप्रेजेंट। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बहुत सारी, ठीक है, तो ई से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ से। तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी सरफेस से अगर नॉर्मली पास हो रही है, परपेंडिकुलरली पास हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर हम फॉर्मूला देख लें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इक्वल्स टू ई इंटू ई डॉट ए। इंटू मत बोलना, डॉट बोलना। और ई भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है और ए भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब तुम्हें पता है कि वेक्टर इंटू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर, स्केलर होगा। तो यानी आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, सब जानते हैं तो, ठीक है ना। ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। अब आप दूसरी चीज ये भी देख रहे हैं, अगर इसका फॉर्मूला ये है और दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का मैं अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो हमेशा क्या आएगी, स्केलर। ये भी मैं जानता हूँ, चाहे ऐसे पता लगाओ चाहे वैसा पता लगाओ, ठीक है। तो आपका अब क्या आ गया, ये आपका फॉर्मूला आ गया है। कितना है फॉर्मूला, ये आ गया है, ठीक है, ये आपका आ गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को जरा आगे अगर हम करके देखें तो इस फॉर्मूले को थोड़ा आगे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जरा देखें, फाई इक्वल्स टू, अब आपके पास ई और डॉट ए हो रखा है, यानी डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट को मैं खोलूं, अगर मेरे पास मान लो कि दो वेक्टर हैं, ए एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेरे पास है, और दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला आप जानते थे, क्या होता था इसका फॉर्मूला, हाँ या नहीं, जरा बताओ फॉर्मूला, जरा फॉर्मूला बताएं इसका जल्दी से, क्या फॉर्मूला, ए बी कॉस थीटा। इतना सब बच्चों को पता होना चाहिए। सेम इसी फॉर्मूले के हेल्प से मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ई ए कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, ठीक है, ई ए कॉस थीटा, और ये मेरा एक फॉर्मूला और बन गया है, ठीक है ना। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को ये बता दें, इट इज अ
कैसी क्वांटिटी होती है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात सब बच्चों को समझ आ रही होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर आप फॉर्मूला देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप यूनिट देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप यूनिट बता सकते हैं, हाँ या नहीं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट बता सकते हैं आप? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट बता सकते हैं आप, हाँ या नहीं? अरे बता सकते हैं, यूनिट तो आराम से बता सकते हैं कोई भी। न्यूटन मीटर पर कूलम। यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी यूनिट? तो आपको पता है कि जो ई की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, यही होती है। और ए की क्या होगी? मीटर स्क्वायर होगी। तो कितना हो जाएगा मेरे पास? मेरे पास कितनी यूनिट हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा इतना, हाँ या नहीं? इतना हो जाएगा। इतना सब बच्चों को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई कि यूनिट भी मुझे पता लग चुकी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब आपसे थोड़ी चीज और बता रहा हूँ कि इसका सिग्निफिकेंस असली में क्या है। तो जरा और सुन लेना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अगर थोड़ी सी कहानी और मैं बताऊं तो क्या बता रहा हूँ, जरा सुनना। अगर आपके पास मैं एक सरफेस बना दूं, फटाफट एक सरफेस में ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये सरफेस मैंने बना दिया, ये ऐसा कुछ सरफेस। ये लो, सरफेस बन चुका है, ठीक है। जैसा भी बना है देख लेना, पता लग रहा होगा कि सरफेस बन चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सरफेस में मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत सारी, मान लो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारी पास हो रही हैं। क्या हो रही हैं? बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही हैं। तो लो मैं पास करवा देता हूँ बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी पास हो रही है? ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया? ई बोल दिया इसको मैंने, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी, बिल्कुल एकदम समझ आ रही होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम ये कर रहा हूँ कि ये देख रहा हूँ कि इस वाला जो आपका ये एलिमेंट है, जो जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई एक सरफेस बोल रहा हूँ, तो इस सरफेस का क्या होगा? एरिया भी होगा, हाँ या नहीं? इस सरफेस का क्या होगा? एरिया भी होगा। और इस एरिया को अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइम ले रहा हूँ तो यहाँ पर जो एरिया होगा, आपको पता है यहाँ पर मैं एरिया कैसे लूंगा? एज अ वेक्टर लूंगा। इतनी बात सबको समझ आ रही होगी। यहाँ पर मैं एरिया कैसे लूंगा? एज अ वेक्टर लूंगा। इतनी बात सबको समझ आ रही है? इतनी बात आपको समझ आ रही है कि मैं कैसे लूंगा? ठीक है, अब वेक्टर लूंगा। अब मैं ये बता रहा हूँ, चलो इस कंडीशन में तो एकदम सही बात है। अगर मैं कंडीशन जरा सी चेंज कर देता हूँ, कंडीशन में कैसे चेंज कर रहा हूँ कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अगर ऐसे पास ना होके अगर दूसरी डायरेक्शन में पास हो रही है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं हल्का सा डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। कैसे कर रहा हूँ देखो अब, क्यू ऐसे, ये ऐसे ऐसे, तो सर ये अभी भी परपेंडिकुलर है। क्या चीज? नहीं सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो मैंने क्या बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। अभी सुनना, मैंने क्या करा, कुछ एंगल पे क्या बना दी मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी। क्या बना दी मैंने? कुछ एंगल पे बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कैसे बना दी मैंने? कुछ एंगल पे बना दी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो मैंने बना दी। अभी ये परपेंडिकुलर नहीं है, किस एंगल पे है? पहली बार मैंने जो बताई थी, जो ऊपर भी बनाई थी मैंने, कैसे बनाई थी मैंने? एकदम परपेंडिकुलर। नजर आ रही है आपको? परपेंडिकुलर जा रही है इससे, ठीक है। तो अब जब ये परपेंडिकुलर जा रही है तो उस टाइम मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉर्मली कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। इसके बाद मैंने क्या बोला कि इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ एंगल पे बना रहा हूँ क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। कुछ एंगल पे क्या बना रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका ये क्या है? एक सरफेस है, तो सरफेस का क्या होगा? एरिया भी होगा। और एरिया आप यहाँ पर कैसे लेते हैं? एज अ वेक्टर क्वांटिटी आप लेते हैं। अगर आप वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये एरिया वेक्टर यहाँ पर होगा। और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो आप थोड़ी देर पहले जानते हैं कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती है?
एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती है, कैसी होती है, कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है हमेशा, इतना हम जानते हैं। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी अगर मैं इस वाले सरफेस के लिए ds की डायरेक्शन दिखाऊं तो ds की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी इस टाइम पे, इस टाइम पे ds की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर, यानी कुछ ऐसा हो जाएगी। ठीक है, ऐसी हो जाएगी किसकी डायरेक्शन, ds की डायरेक्शन, ds। ठीक है ना, ds वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी वो किसी एंगल पे थी, और जो आपका एरिया वेक्टर है वो तो परपेंडिकुलर है। अब ये सुनना कि जिस टाइम पे ये परपेंडिकुलर है, कौन सा आपका एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इस वाली डायरेक्शन में है, तो उस टाइम मैं आपको बोल रहा हूँ कि मान लो इनके बीच में कुछ एंगल थीटा होगा। तो मैंने मान लिया कि इनके बीच में एंगल कुछ थीटा था, तो बना देता हूँ एंगल थीटा। तो इनके बीच में मान लो एंगल कितना होगा, थीटा होगा, यहाँ से लेके यहाँ कर एंगल थीटा होगा। ठीक है, मैंने बना दिया। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सुनते रहना यहाँ पर, कि अगर मैं क्या करूं, सुनते रहना आराम से, कि अगर मैं जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंपोनेंट, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ले लूं, क्या बोल रहा हूं दोबारा से सुनना, मैं कंपोनेंट ले लूं किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कहां पर ले लूं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इसका कंपोनेंट अगर मैं यहां ले लूं, किसका कंपोनेंट ले रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले रहा हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसका कंपोनेंट मैं कहां ले रहा हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अगर मैं ऐसा लेता था तो वेक्टर जिसे बच्चे ने पढ़ा है 11th में, तो ये मुझे बता दें कि जिस टाइम मैं किसी के अलोंग कंपोनेंट लेता था तो कितना लेता था, बताओ। अगर मेरे पास दो वेक्टर आपके पास गिवन है, देखो एक वेक्टर आपके पास ये है, एक वेक्टर आपके पास ये है, इसको मैंने क्या बोल दिया, इनके बीच का मान लो एंगल थीटा है, कितना एंगल इनके बीच का, थीटा है। इसको मैंने बोल दिया ए वेक्टर, इसको मैंने बोल दिया बी वेक्टर। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो आपने पढ़ा था ना, आपने पढ़ा था ना, 11th में पढ़ाया था ये, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बताओ। ए cos थीटा, सबको समझ आ रहा है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी इज ए cos थीटा, या इसका उल्टा मैं बोल दूं, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो ये भी कितना हो जाएगा, बी cos थीटा हो जाएगा। समझ आ रही है बात, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, जल्दी बताएं, समझ आ रही है बात? yes, तो ये बात, दो चीज आप समझ लेना, एक तो जब भी मैं कंपोनेंट की बात करूंगा, जब भी मैं कंपोनेंट की बात करूंगा तो उस टाइम क्या लगेगा, हमेशा डॉट प्रोडक्ट लगेगा, हमेशा क्या लगेगा, यानी मैं डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा आपका मैथमेटिक्स में 12th में भी आएगा। तो समझ लेना, जब भी मैं कंपोनेंट निकालने की बात कर रहा हूँ, यानी मैं ए डॉट बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ए डॉट बी की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं कंपोनेंट निकाल रहा हूँ तो एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के साथ क्या आएगा, ए cos थीटा। अगर मैं इसका कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में निकाल रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, बी cos थीटा, ठीक है। अगर आपको ये रूल पता है, ये वाला रूल पता है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कितना आएगा, ए cos थीटा आएगा। अगर आपको ये वाला रूल पता है, एकदम समझ आ रही है बात, तो मुझे बता दें ई का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ds कितना होगा, ई का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ds कितना होगा, e cos थीटा, e cos थीटा, e cos थीटा होगा। इतना सबको बात समझ में आ रही है, हाँ या नहीं, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या नहीं, yes. चलिए बताएं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in the direction of क्या, एरिया वेक्टर, कितना हो जाएगा, सब जानते हैं कितना हो जाएगा, ए लिख रहा हूं मैं, क्या लिखना चाहिए मुझे, ई cos थीटा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ई cos थीटा हो जाएगा,
सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब अगर E cos थीटा हो जाएगा तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना हो जाएगा? फाई होता था, ठीक है, और फाई का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था। फाई का फॉर्मूला जरा बता दो कितना होता है, दिख रहा होगा सबको। फाई का फॉर्मूला कितना होता है? E इंटू ए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर E कितना है मेरे पास? E cos थीटा, ठीक है, और जो एरिया वेक्टर है वो कितना है? ds है। यहाँ पर भी A की जगह आप ds लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैंने ds लिखा है तो ds लिखना, A लिखना है तो A लिखना, बात सेम है। चाहे आप ds लिखो चाहे A लिखो, बात बराबर है, कि एरिया की बात ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप मुझे बता दें कितना आ जाएगा आपके पास, बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? E cos थीटा इंटू कितना आएगा? ds आएगा, हाँ या नहीं? E cos थीटा इंटू ds आएगा। अगर E cos थीटा इंटू ds करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है? मुझे फ्लक्स मिलता है, इतना सब बच्चे जानते हैं। अब आपको दिख रहा है, अगर आपके पास E आ रहा है, E आपके पास है, D आपके पास है, ठीक है, दोनों कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं दो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं और उनके साथ मैं cos थीटा ले रहा हूं, यानी मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पर से, जरा बता दे क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से? मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो E ds cos थीटा, तो मुझे बता दो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे, जल्दी बताओ, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। समझ नहीं आ रहा क्या? ये क्या बोला मैंने? E cos थीटा इंटू ds मतलब कितना आएगा मेरे पास? फ्लक्स आएगा। अब मैंने क्या बोला कि दो वेक्टर क्वांटिटी का मैंने क्या लिया है? सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, ठीक है, उनके साथ अगर cos थीटा है तो क्या ये यही कंडीशन नहीं है? A डॉट B की कंडीशन। तो A डॉट B में क्या लेता था मैं? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू cos थीटा। तो क्या मैं cos थीटा A B cos थीटा को ये नहीं लिख सकता? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर आप लिख सकते हो तो कितना आ जाएगा मेरे पास, जरा बता दो कितना आ जाएगा? फाई इक्वल्स टू E डॉट ds। यस, क्या आ गया? इतनी बात समझ में आ गया? हाँ या नहीं, जल्दी बताएं। यस सर। ठीक है, आपको इतनी बात अब समझ आ चुकी है, ठीक है ना? इतनी बात सब बच्चों को पल्ले पड़ गई होगी, एकदम से समझ आ रही है? जल्दी बताएं, आ रही है सब बच्चों को समझ में? यस सर। बाकी सब लोग जवाब दे नहीं रहे, एक दो बच्चे जवाब दे रहे हैं बस। Yes, sir. क्या प्रॉब्लम है? ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को? जल्दी बताएं भाई, नहीं है ना प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब देखो इधर मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज। अगर आपके पास ये, तो तब आप निकाल सकते थे, सुन लेना इधर, ये तो आप तब निकाल सकते थे, सुन लेना एक चीज की बात, कि जब आपके पास क्या दिया है? एक आपके पास सरफेस दिया है और सरफेस में क्या हो रही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हैं, ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? यूनिफॉर्म है। बात समझ में आ रही है? दोनों सबका मैग्नीट्यूड अगर सेम हो और डायरेक्शन एक जैसी हो और गैप एक जैसा हो तो क्या ये यूनिफॉर्म नहीं होगा? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? जल्दी बताएं, हाँ या नहीं? जल्दी बताएं, होगा? यस सर। ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो ये तो यूनिफॉर्म का केस हो गया कि अगर आपके पास किसी सरफेस से अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं या आपने किसी छोटे से सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कर दिया है तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना हो जाएगा? फाई इक्वल्स टू E इंटू ds। फॉर लिख देता हूं आगे में, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ये फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर केस होगा तो उस टाइम पे आपके पास जो फॉर्मूला आ जाएगा फ्लक्स के लिए वो कितना आ जाएगा? फाई इक्वल्स टू E इंटू ds। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ यस सर। अब मैं आपसे पास दूसरा केस ले रहा हूँ। क्या केस ले रहा हूँ मैं?
मैंने आपके पास दोबारा सरफेस बना दिया कुछ ऐसे ही सेम सरफेस में बना देता हूँ दोबारा से। ठीक है, ये सरफेस मैंने बना दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही हैं वो दिखा रहा हूँ कैसे हो रही हैं, जरा देखना। ठीक है, अभी आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं, ई मैंने जिनको बोल दिया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जब बता सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है, सबको नजर आ रही है, नॉन यूनिफॉर्म है, सबका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, सबकी डायरेक्शन भी अलग अलग है। तो अब आपको दिख रहा है कि आपकी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बन रहा है तो सुन लेना यहाँ पर, जब आप फ्लक्स निकाल रहे होंगे, जब आप क्या निकाल रहे होंगे, फ्लक्स निकाल रहे होंगे, तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, हाँ या नहीं? फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन देखेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, हाँ या नहीं? नो सर। नहीं बता सकते। अब अगर आप यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नहीं बता सकते क्योंकि सबके लिए अलग अलग है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा एलिमेंट कट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोटा सा एलिमेंट कट करना पड़ेगा। और उस छोटे से एलिमेंट के पास आपको क्या लग रही होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही होगी। तो आप वहां से क्या निकाल लेंगे, डी फाई निकाल लेंगे, यानी छोटा सा फ्लक्स निकाल लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस टाइम पे मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की जो डायरेक्शन है उनको तो बता नहीं सकता हूँ, यानी मैं फ्लक्स डायरेक्टली निकाल ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो अब एरिया वेक्टर तो मुझे पता है कि परपेंडिकुलर, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉब्लम है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं ले सकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, एक छोटा सा एलिमेंट इसमें कट कर दिया है। तो ये मैं बना देता हूँ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट मैंने छोटा सा कट कर लिया है। इस छोटे से एलिमेंट का मैं मान लो कि जो इसका एरिया है मैंने ds बोल दिया है। क्या बोल दिया इसका? ds बोल दिया। इस पूरे का एरिया क्या बोल दिया मैंने? s बोल दिया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पूरे का एरिया मैंने s वेक्टर बोल दिया है। इस छोटे से एलिमेंट का जो वेक्टर बोल दिया है मैंने, क्या बोल दिया? ds वेक्टर बोल दिया एरिया। ठीक है ना, तो आपको पता है ds वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, जो मैं बना भी देता हूँ। कैसी डायरेक्शन होगी इसकी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, बना भी देता हूँ। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? यहाँ से निकलेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे। यही तो होगी किसकी डायरेक्शन? ds की डायरेक्शन सबको नजर आ रही होगी, क्योंकि ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो बना देता हूँ मैं ds की डायरेक्शन, तो ये हो गई। अब इससे क्या हो रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है जो आपको दिख नजर आ रही है, हाँ या नहीं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, नजर आ रही है सब बच्चों को। अब मैं क्या कर लूंगा, इस वाले छोटे एलिमेंट के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी ले लूंगा, जो इस लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो वही मैं ले लूंगा। किसके लिए? इस छोटे से एलिमेंट के लिए, क्योंकि इस छोटे से एलिमेंट में तो यही पास कर रही है। तो उस टाइम मैं क्या ले लूंगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली ले लूंगा। अब आपको पता है कि आपका ई ये है, आपका ई ये है, ठीक है, ई वेक्टर आपका ये है। अगर ई वेक्टर का कंपोनेंट में ds की डायरेक्शन में ले लेता हूं तो वही मेरा क्या हो जाता है, वही मेरा क्या हो जाता है, फ्लक्स हो जाता है, हाँ या नहीं? मैंने क्या बोला, इस ई वेक्टर का अगर कंपोनेंट dx की डायरेक्शन में ले लोगे तो वही आपका फ्लक्स हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से कैसे निकाल रहा हूं, जरा सा बात सुनना। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर मैंने इस छोटा जो ये E है इसका मैंने कंपोनेंट ds की डायरेक्शन में ले लिया, क्योंकि मान लो कि इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल थीटा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि d फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d फाई की वैल्यू फ्लक्स ds cos थीटा ये वेक्टर थ्रू फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेस, फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेस कितना आ जाएगा, जरा बता दें। d फाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा? E cos थीटा डॉट ds आ जाएगा, हाँ या नहीं? E cos थीटा इंटू ds आ जाएगा, E cos थीटा इंटू ds आ जाएगा, हाँ या नहीं?
अब अगर इतना आ गया है तो मैंने तो बस अभी क्या निकाला है, इस छोटे से एलिमेंट के लिए निकाला है, और मुझे निकालना किसके लिए है, पूरे से बड़े से एलिमेंट के लिए निकालना है। अगर छोटे से एलिमेंट का मैं निकाल पा रहा हूँ और बड़े एलिमेंट का मुझे निकालना है, तो क्या कर दूंगा, जो ये छोटा सा फ्लक्स आया है इसका क्या कर दूंगा, मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। अगर मैंने इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर दिया, यानी मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस या फिर नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस मिल जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना हो जाएगा मेरे पास, जरा बता दो, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना हो जाएगा, डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉस थीटा इंटू डी एस। अब आपको पता है ई कॉस थीटा इंटू डी एस को मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली, बता दो क्या लिख सकता हूँ मैं, ई डॉट डी एस लिख सकता हूँ, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, क्या मैं लिख सकता हूँ। तो मेरे पास कितना फॉर्मूला आ गया, मेरे पास फॉर्मूला ये आ गया कि जो फाई नेट मेरे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा फाई नेट की वैल्यू जो आएगी मेरे पास आएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, तो यही मेरे पास क्या आ गया है। अगर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है और वहां पर आपका सरफेस अगर रखा हुआ है, तो उस टाइम आप वैल्यू कैसे निकालोगे, उसका तरीका क्या होगा, आप एलिमेंट कट करोगे छोटा सा और उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई आप निकाल लोगे और पूरे का इंटीग्रेशन करोगे, तो पूरे सरफेस के लिए क्या निकल जाएगी, नेट फ्लक्स की वैल्यू, जिसको मैंने क्या बोला है, फाई नेट बोला है। क्या ये बात समझ आ रही है सर? लिमिट पुटिंग करेंगे, ये जनरल केस है ना। अभी मुझे थीटा की वैल्यू कहाँ पता है, थीटा की वैल्यू तो पता ही नहीं है, जब कोई केस आएगा तो वैल्यू पुट करेंगे, पर जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ये होगा। क्या समझ आ रही है बात? सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो अभी बताया जाएगा, वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो प्रॉपर्टीज होगी तब मैं बताऊंगा, पर मेनली आप समझ लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे मेनली डिपेंड कर रहा है कि कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी। यानी मैं बता दूं कि किसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा फ्लक्स भी बनेगा। ठीक है ना, तो मेनली तो ये है, बाकी की प्रॉपर्टीज कल या परसों पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। इतनी बात समझ में आ रही है? विशेष, मुकुल, शिवांश, डीएस इसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, एरिया। बात एक ही है भाई, चाहे कई बुक में डीएस लिखते हैं, कई बुक में ए लिखते हैं, बात क्या है, एरिया है। डीएस वेक्टर का मतलब एरिया वेक्टर, डीए वेक्टर का मतलब एरिया वेक्टर। सर डीएस छोटा सा एरिया नहीं होगा, तो सर छोटा एरिया होगा ना, डीएस छोटा एरिया है तो डीएस का बड़ा मैंने क्या लिख दिया है, एस लिख दिया है। जैसे ए एंड डी ए होता है ना, तो डी ए क्या है, छोटा सा एरिया, ए बड़ा एरिया हो गया, वैसे डी एस छोटा एरिया हो गया, एस बड़ा एरिया हो गया। और क्या, यहाँ जो एस लिखने का मतलब है ना, वो मतलब है सरफेस से, एस लिखने का मतलब सरफेस से है। यहाँ पर कि सरफेस को क्या ले रहा हूँ मैं, एरिया ले रहा हूँ। अगर तुम बचपन वाला तरीका देखते हो, वहां एरिया लेते तो एरिया ले लो, एरिया का छोटा एलिमेंट क्या होगा, डी ए होगा। और क्या, तो कुछ भी ले सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, डीएस लिखना ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर मैं डीए भी ले सकता था, कंफ्यूजन नहीं रखना है, मर्जी है तुम्हारी। तो सर जो हमने यूनिफॉर्म वाली के लिए निकाली थी, तो उसमें तो सिर्फ ऐसा आएगा ना? कहाँ पर हाँ ले सकते हो। मैंने उस टाइम क्या बोला, सुनो इधर, इसके लिए मैंने डीएस मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि इसको मैंने एज अ छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा था। इस टाइम मैं जो आपको बता रहा हूँ, एज अ छोटा सा एलिमेंट मैंने इसको कंसीडर करा था, इसलिए मैंने आपको बताया था। आप यहाँ एस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ पर तो आप ले सकते हो, पर आपको एलिमेंट कहाँ कट करना पड़ेगा, जब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। मैं इतना बताना चाह रहा हूँ बस, इसको नहीं तो ऐसे लिख लो यार, इतनी प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है ना, तो इसको डीएस ना लिख के मैंने ए लिख दिया। लो कोई दिक्कत, ये लो, यहाँ पर लिख दिया ए, यहाँ पर लिख दिया ए, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने ए। कोई प्रॉब्लम? अब बोलो। नो सर। ठीक है, बस
ठीक है, तो तू ए लिखो डीएस लिखो, कंफ्यूजन नहीं होना है। मतलब क्या है, ओनली एरिया वेक्टर। ठीक है ना, समझ आ रही है बात, हाँ या नहीं? यस सर। अगर इतनी बात समझ आ गई है तो क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? व्योम नोटियल, कहाँ हो तुम? क्लास में हो या भाग गए? भाग गए व्योम। बाकी लोग कहाँ गए? अभी 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 तो प्रेजेंट थे, बाकी कहाँ गए 2 मिनट में? महिमा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है। सौरभ, दोनों सौरभ समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। अक्षिता कहाँ गई? अच्छा है अक्षिता, ठीक है, समझ आ रहा है अक्षिता? यस सर। ठीक है, तो क्या इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं, है ना? यस सर। करें? ठीक है, करते हैं। चलो, अब इसके लिए मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। किसके लिए? इस सर्कुलर सरफेस के लिए। ठीक है, अब आप समझ लो कि ये सरफेस ऐसा है और इसके ऊपर रखी है लाइंस। समझ रहा ढंग से क्या बोल रहा हूं मैं? नीचे सरफेस रखा है, ऊपर क्या ये लाइंस रखी हुई है। ठीक है, वैसे ही जैसे आप क्या नाम है, इंडक्शन है, इंडक्शन के ऊपर खाना ऐसे गर्म करने के लिए रखते हो, सेम वही बात है, यहाँ से लाइन से बात हो रही है। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब इसके बाद बात करते हैं आगे। अगर मैं सॉल्यूशन देखूंगा तो सॉल्यूशन कैसे कर सकता हूँ मैं इसको? मेरे को निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई मुझे निकालना है। अब मेरे को फाई निकालना है, तो फाई निकालने का फॉर्मूला मैं जानता हूँ क्या होता है। फाई का फॉर्मूला, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बता दो फॉर्मूला। फाई E cos थीटा। E cos थीटा होता है, इतना सब बच्चे जानते हैं। अब मुझे थीटा की वैल्यू बता दो कितनी है? 45। पक्का? नाइन्टी 90 कैसे? बिल्कुल सही बोला है। हाँ सर 90 आएगा 90। क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पर आप एरिया वेक्टर ऊपर को है, बिल्कुल, तो आपको ये नहीं देखना है, यहाँ पर ये आर से है भाई, एंगल आर से दिया है, तो ये कंफ्यूजन करने के लिए है। जो एंगल दिया है आपका आर से दिया है, और आपको एंगल किसके बीच में लेना है? ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच आपने एंगल लेना है, या डीएस वेक्टर जो आप बोलो, ई वेक्टर या ए वेक्टर या डीएस वेक्टर के बीच में आपको क्या लेना है? एंगल लेना। हाँ बोलो। ये तो सर पर इसके ऊपर से जा रही है, अंदर से थोड़ने जा रही है, तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब आप ये समझ लो, एकदम से ऐसा नहीं हो रहा है कि ये लाइन ऊपर से ही जा रही है, ये लगा लो कि ऐसे कुछ जा रही होंगी, या फिर ऐसा मान सकते हो इसको, जो तुम कुछ और मान लो, तुम इसको मान लो कि ये स्फीयर है, तब बताओ। सर ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्या चीज? मतलब समझ नहीं आया, क्या कंफ्यूजन होगा तुम्हारा? सर मतलब जैसे, क्योंकि ये 3D नहीं है ना, ये 3D है, ये लो बस। अब बताओ, ये 3D है? 3D से तो 3D। हाँ अब बताओ। अब हो जाएगा। 3D है ये, ठीक है, अब बताओ। सर 3D में तो 45 डिग्री हो जाएगा ये। अब इसको अगर 2D में बताओ, पहले 3D में बताओ और उसके बाद फिर 2D में बताओ, दोनों में बताओ। सर 3D में 45 और 2D केस तो दोनों हो सकते हैं, हाँ या नहीं? केस तो 2D वाला भी हो सकता है, 3D वाला भी हो सकता है। चलो मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं करा, मेरे को डिफाइन करना चाहिए था कि 2D है कि 3D। अब मुझे बताओ कि 2D वाले में कितना आ रहा है, जब आपने ये सरफेस को 2D माना है यानी सर्कल माना है, दूसरे केस में आपने 3D यानी इसको स्फीयर माना है, तो दोनों केस में जरा बता दो 2D में कितना होगा, 3D में कितना होगा? सर 2D में ये इसके ऊपर से जा रही है, अंदर से है ना। हाँ बोलो बोलो बोलो, एक साथ बोलो। 2D में इसके हाँ या इसके अंदर पास हो रही है? हाँ हाँ, तो बताओ तो सर, आप ये भी तो क्लियर करोगे। मतलब 2D, अरे 2D में मतलब सर्कल है, 2D में सर्कल है, ये सर्कल क्या है? सर्कल की थिकनेस होती है कुछ, अंदर से कैसे पास कर सकता है? नहीं सर मतलब ये तुम्हें कैसे दिख रहा है? ऊपर लिखा हुआ, ऊपर रखा हुआ दिख रहा है,
जो ये केस है असली में 2D का केस है, 3D का केस नहीं है, पहली बात तो बता रहा हूँ। 3D का केस भी हो सकता है, वो मैंने बोला। मैंने देखो पहले क्या बना रखा है, सर्कल बना रखा है, उसके ऊपर लाइन रखी है, यानी क्या है, मैंने क्या बोला कि आपके पास एक सरफेस है, उसके ऊपर मान लो खाना रखा हुआ है, ठीक है ना, रोटी रखी हुई है उसके ऊपर, बस वही केस है ये कि ये एक आपके पास सर्कल है, उसके ऊपर से लाइन जा रही है, बस मतलब टच होके जा रही है लाइन ऊपर से, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, ऊपर से टच होते हुए लाइन जा रही है। अब मुझे बताओ, बस अब कंफ्यूजन मत रखो, बाकी सारी चीजें भूल जाओ, अभी 3D भूल जाओ, उसका भी कराऊंगा। जल्दी बताओ, समझ आ रही है बात, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कितनी होगा। तो मैंने अभी क्या बोला, जैसे अभी महिमा ने बोला शायद से कि 90 डिग्री, जिसने भी बोला है, तो 90 डिग्री कैसे होगा, देखो ये उसके ऊपर से रखिए लाइंस, हाँ या नहीं, ये इसके ऊपर से रखिए लाइंस। और आपको पता है कि अगर मैं एरिया वेक्टर निकालूंगा तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर, यानी इससे बाहर को होगा, ठीक है ना। अब इसको तुम एज अ 3D देखना, क्या देखना, इसको एज अ 3D देखना। अगर आप इस 2D ऑब्जेक्ट को एज अ 3D मतलब हाथ में पकड़ के देखोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा कि ये मेरी लाइंस जा रही हैं, मैंने इसको घुमा दिया, चलो घुमा के कैसे दिखा रहा हूँ, ऐसे, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, और मैं जो मेरा एरिया बन रहा है वो एरिया वेक्टर ऐसे बन रहा है। तो बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। जैसे यहाँ पर देख लो ना, ये सर इसके ऊपर लाइंस ऐसी रखी हुई है, अब मैं एरिया वेक्टर निकाल रहा हूँ, तो एरिया वेक्टर कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ये तो ऐसे बनेगा एरिया वेक्टर, या फिर ऐसे बनेगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 ढंग से बनाना है इसको, तो 90 डिग्री हो गई। दिख रही है बात, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। यस सर। क्योंकि देखो रेडियस कैसे नापते हैं हम, रेडियस हम नापते हैं ऐसे, बिल्कुल जिस एक्सिस पे जो तुम्हारा बना रहता है क्या सर्कल, उसी एक्सिस पे लेते हैं, मतलब 2 डायमेंशन में लेते हैं। पर अगर जब हमें एरिया वेक्टर लेना है तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, यहाँ से बाहर और यहाँ से अंदर ऐसा होगा। परपेंडिकुलर मैं बना नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर समझ लेना ये परपेंडिकुलर है, एन वेक्टर या तो बाहर को होगा इस तरफ या इस तरफ होगा। समझ आ रही है बात, हाँ या नहीं, समझ आ रही है, यस सर। ठीक है। अगर आपको दिख रहा है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा जरा बता दें, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, बता दो, 90 डिग्री। तो यहाँ पर बना भी देता हूँ, नहीं तो इसको 3D में देख लेना, घर में एक गोल सा लेना सरफेस, उसके ऊपर लाइंस बना देना और फिर देख लेना, और एरिया वेक्टर देख लेना। तो 2D में तो वैसे भी एरिया वेक्टर हर पॉइंट पर होगा। नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2D सरफेस लेना ना, 2D सरफेस लेना 3 डायमेंशन में भाई, 3D सरफेस मत लेना। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है, आप क्या लेना, एक सर्कल लेना, सर्कल कट कर लेना, इसमें एक पेज का सर्कल कट करना, उसमें ऊपर से लाइन बनाना और एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, तो आपको 90 डिग्री दिखेगा दोनों के बीच। ये बता रहा हूँ मैं, पेज लेना, पेज में से एक सर्कल कट करना है ऐसे, ठीक है, उसमें लाइंस बनाना है ऐसी, ठीक है, जो से पास कर रही हूँ, और एरिया वेक्टर ये तो नीचे लेना या ऊपर लेना, तो पता लग जाएगा आपको 90 डिग्री है। ये बोल रहा हूँ मैं, समझ आ रही है बात, हाँ या नहीं, आ रही है बात समझ में? यस सर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, एन, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ई बोल रहा हूँ, ई वेक्टर। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है ना। इतनी बात सबको समझ आ रही है। तो यानी कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा मेरा, ई ए कॉस 90 डिग्री। सबको दिख रहा है, यानी मेरा फ्लक्स कितना आ जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी मेरा फ्लक्स कितना हो गया है, 0। दिख रहा है सबको बच्चों को, हाँ या नहीं, जल्दी बताएं। यस सर। अब अगर इतना दिख रहा है तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती थी जरा देखें, फ्लक्स की डेफिनेशन जरा देखें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर जो आपको दिख रही हैं, क्या ये पास कर रही हैं सरफेस को, हाँ या नहीं? नो सर। क्योंकि ये ऊपर से टच होते हुए जा रही हैं, ये क्रॉस तो कर ही नहीं रही हैं। पास का मतलब क्रॉस करना होता है। जैसे मैं सर्कल को बनाऊं, अब मैं सर्कल को देखो 3 डायमेंशन में बना रहा हूँ, तो सर्कल 3D में कैसे बनेगा, देखो ऐसा बनेगा 3D में। मैं बना भी देता हूँ इसका 3D डायमेंशन व्यू, देखो ये होगा सर्कल, ठीक है, 3D में सर्कल ये होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो आपको ऐसी दिख रही हैं, तो एरिया वेक्टर मैं दिखा रहा हूँ आपको, एरिया वेक्टर शो कर रहा हूँ, देखो एरिया वेक्टर मैंने शो कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर को देखो, क्या ये 90 डिग्री पे होंगे, हाँ या नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी शो कर देता हूँ मैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो ऐसी जा रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं, यहाँ से ऐसे जा रही है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा यहाँ पर आपको ये दिखा रहा हूँ कि एरिया वेक्टर आपका ऐसा जाएगा, जिसको मैंने क्या बोल दिया है, ए वेक्टर।
तो अब देख लो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री दोनों के बीच का एंगल है, यहाँ से ऐसे दिखा देता हूँ, नहीं तो ये जा रही है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई, ये क्या जा रही है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये क्या है, ई है, ई, ठीक है, दिख रहा है सबको। तो दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी बना दिया मैंने। तो अगर आपको दिख रहा है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही है, तो वहां पर आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो 0 आएगा, ठीक है, समझ आ रही है बात। और बाकी अगर फॉर्मूला लगाओगे तो भी पता लग जाएगा कि 0 आएगा, समझ आ रही है बात, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, ठीक है। तो इस टाइम मैंने इसको क्या लिया है, 2D सरफेस, साइड में लिख देता हूँ, कंफ्यूजन मत रखना, 2 डायमेंशन सरफेस है ये, मतलब सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, स्फीयर की बात नहीं कर रहा हूँ। चलते हैं आगे, क्या इसके लिए बता सकता हूँ, इस पे इंटीग्रेशन वाला लगेगा, करो करो बताओ, कर सकते हैं क्या इसमें, जल्दी बताएं करके जो समझ आ रहा है। ध्वनि कर लोगे ना, सुयश कर लोगे, शिवांश क्या बताना चाह रहा हूँ, कर लोगे ना, हो पाएगा ये क्वेश्चन, जल्दी बताओ जल्दी। cos थीटा सर हमेशा 0 डिग्री होगा इसमें तो, ठीक है, समझ आ रही बात, इतना तो आ रहा है तुम्हारे समझ में, ठीक है। तो ये कर लोगे, इसका मतलब तुम कैसे देखो, अब मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैं क्या दे रहा हूँ सर E2E/r², ठीक है, हाँ सही है, एकदम सही है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं आपको, वो एज कैसे दिख रही है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर अगर दिख रही है, और आपको मैं एक चीज बता दूं, क्या चीज बता दूं, कि जो आपको यहाँ पर एक सरफेस दिख रहा है, सरफेस में एरिया वेक्टर कैसा होगा, हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होगा तो जरा बना देता परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, आपको पता लगना ही चाहिए, छोटा सा एलिमेंट ले लिया है। इस छोटे से एलिमेंट में अभी क्या लग रहा है, ये इसके हिसाब से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, किसके लिए, इस छोटे से एलिमेंट के लिए। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो मैंने बना दी, ये देखो, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, जरा बता दो क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पर DS लिख दूंगा, DS लिख दूंगा, चलो DS लिख दूंगा, ठीक है ना, समझ आ रही है। ऐसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर के लिए काट लूंगा छोटा सा एलिमेंट, यहाँ पर ऐसे ही, ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, और सबके लिए निकाल दूंगा। पर मैं इतना सारा नहीं निकालता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक के लिए निकाल रहा हूँ और उसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन करूंगा तो पूरे टोटल सरफेस के लिए क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे बता दो कि जो फाई नेट होता था नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो उसकी फॉर्मूला क्या होता था, जरा बताएं, फॉर्मूला बताएं। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, हाँ या नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ऐसी होता था। अब मुझे पता है कि डॉट प्रोडक्ट अगर हटेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, तो डी एस कॉस थीटा। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इसके और इसके बीच में जो एंगल है, एंगल बिटवीन, यहाँ पर लिख देता हूँ, एंगल बिटवीन ds एंड ई वेक्टर, वो कितना है जरा बता दो, वो कितना है, 0 डिग्री। सबको दिख रहा है, क्योंकि ये इसके और इसके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा 0 ही तो होगा हमेशा, ठीक है। यानी अगर 0 डिग्री है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर से कि मेरी जो फाई की वैल्यू आ जाएगी, जो फाई नेट मेरा आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, जरा बता दो जरा। इंटीग्रेशन ऑफ ई डी कॉस 0, सब बच्चे जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इतना सब बच्चों को पता है, ठीक है। यानी मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, जरा देख लो, जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, फाई नेट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई डॉट या ई इंटू डी,
इतना आ जाएगा। अब आप मुझे ये बता दो ds cos 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा e इंटू ds आ जाएगा। अब मुझे बता दो कि अगर छोटे से एलिमेंट का तुम काट रहे हो और उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो किसके लिए, पूरे सरफेस के लिए, तो मुझे बता दो अगर पूरे सरफेस का एरिया तुम देखोगे तो इस हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, हेमिस्फेयर का एरिया कितना होगा जरा बता दो, सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर? होता तो 3 पाई आर स्क्वायर है, नीचे का सरफेस हटा के 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इतना सब बच्चों को समझ आ रहा है। अब अगर आपका 3 पाई आर स्क्वायर हो रहा है, पर मेरा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या गिवन है, कर्व्ड सरफेस के लिए। किसके लिए गिवन है, कर्व्ड सरफेस के लिए, यानी कि इस सरफेस के लिए निकालना है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस के लिए निकालना है, नीचे वाले सरफेस के लिए मुझे नहीं निकालना है। तो यानी अगर मैं ds को लूंगा तो कितना ले लूंगा जरा बता दो, इंटीग्रेशन ऑफ e इंटू कितना आ जाएगा बताओ, e इंटू कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन, जल्दी बताओ कितना आ जाएगा, जल्दी बता दो। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो e तो मेरा किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ये मेरा बाहर क्यों आ जाएगा जरा बताओ, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। मैं अगर छोटे एलिमेंट के लिए लूंगा तो छोटे एलिमेंट के लिए तो ds की e की वैल्यू कांस्टेंट है। अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब मैं ds जब इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को मिला रहा हूँ, इसको इन छोटे छोटे एलिमेंट को अगर मैं मिलाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो अब मुझे बता दो कितना आ जाएगा, e इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, जल्दी होता है। यस सर। ठीक है।